हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रिक्शन का टॉपिक चालू कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ मोशन के अंदर में आता है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। फ्रिक्शन में ही आपके एंगल ऑफ रिपोज, फिर बैंकिंग रोड, उसके बाद साइकिल बेंडिंग का एक प्रॉब्लम है, उसमें भी ये भी आता है। काफ़ी सारी चीज़ें फ्रिक्शन के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन का सबसे पहले टॉपिक कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आती है, मान लीजिए कि ये एक बॉडी है या फिर सरफेस आप पकड़ लीजिए, जब ये दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पास में एक पर्सन है जो ऐसे करके खड़ा है, इसका पैर है यहाँ पास में। ठीक है, तो ये वाली जो बॉडी है जब इस वाले सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, तो उस पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इसको अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये जो कांटेक्ट है, ठीक है, तो इसके दो व्यू बने थे। सबसे पहले ये माना जाता था, देखिए ये सरफेस जो है ये एकदम प्लेन तो होगा नहीं। ठीक है, अगर ये प्लेन हुआ तो इसमें मान लीजिए कि फ्रिक्शन ना के बराबर, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, मतलब खुरदुरापन तो इसके अंदर में रहेगा ही। ठीक है, ठीक, देखिए अब इसको समझते हैं ओल्डर व्यू के मुकाबले। अब पुराने लोग जो सोचते थे वो इस टाइप से था, मान लीजिए कि ये सरफेस इस टाइप से है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़, और इसका सरफेस इस टाइप से जब आएगा तो इन दोनों जब कांटेक्ट में आएंगे तो ये एक दूसरे को पकड़ लेता है और इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, इन दोनों को पकड़ने पे। ठीक है, फिर एक नया मॉडर्न व्यू आया। मॉडर्न व्यू में ये देखा गया कि ये आपके ऊपर नहीं है कि ये सरफेस इस सरफेस को कितना कवर करता है। ठीक है, ये देखिए अभी ये कवर कर रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि अगर देखिए ये मेरा किसी का जूता है तो इसके जो कॉन्टैक्ट्स हैं इस सरफेस के साथ में, इसकी जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट का मतलब ऐसा, इस टाइप से देखिए ये दोनों कांटेक्ट के अंदर में आए, ये दोनों पॉइंट कांटेक्ट के पॉइंट में आए। ठीक है, तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इससे पता चलता है कि फ्रिक्शन कितना है। ठीक है, देखिए तो अगर ये दोनों कांटेक्ट में आए हैं तो ये सरफेस इसको नॉर्मल में एक फोर्स लगाएगा, इसको हम लोग एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। एनसीईआरटी के हिसाब से एन देखेंगे आप, और अगर आप किसी रेफरेंस बुक को देखेंगे तो आर लिखा रहेगा, जिसको हम लोग रिएक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसका हमारे फ्रिक्शन से क्या लेना देना है? तो ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? हम आर ले सकते हैं या फिर एन भी आप ले सकते हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो रिएक्शन फोर्स ये फ्रिक्शन में अभी हम ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि फ्रिक्शन कौन सा है, फ्रिक्शन की भी अलग अलग टाइप है, फिलहाल में सिर्फ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जितना कांटेक्ट रहेगा, अभी देखिए कांटेक्ट में भी अलग अलग चीजें हैं। क्या है? देखिए अब ये मान लीजिए कि ये शू है और शू रबड़ का है। ठीक है, और ये सरफेस है, सरफेस हमारा स्टोन है एक टाइप का। ठीक है, अब अगर दोनों की मटेरियल्स अलग अलग हों तो क्या होता है? तो उसको बोलते हैं एडहेसिव बॉन्डिंग। ठीक है, तो हमारे मार्केट में जो भी गोंद आपको दिखते होंगे ये सब के सब मैक्सिमम एडहेसिव बॉन्डिंग वाले रहते हैं। क्या करते हैं? ये दो अलग अलग मटेरियल को जोड़ के रखते हैं। ठीक है, अब जोड़ने के लिए उन लोग एक्स्ट्रा कुछ डालते होंगे इसमें, पर बॉन्डिंग इसी को बोलते हैं। अब ये रबड़ इसके साथ में, स्टोन के साथ में ऐसे घिसटाएगा तो वो बॉन्डिंग बनता है, ये कांटेक्ट के कारण। ठीक है, अब जब देखिए यहां पास में कांटेक्ट आया तो कांटेक्ट एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। ये फोर्स एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर लेवल में होता है, मॉलिक्यूलर लेवल में होता है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी डिटेल में नहीं जाएंगे कि कैसे वो बॉन्डिंग में आ रहा है। सिर्फ इतना समझिए कि अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो कोहेसिव होगा, और अलग अलग है, डिफरेंट है, तो एडेसिव होगा। ये सेम मटेरियल के लिए। ठीक है, ठीक, अब आप समझ गए होंगे कि बॉन्डिंग। ठीक है, अब बॉन्डिंग में क्या होता है कि जो भी सरफेस है वो उसको एक फोर्स लगाता है, रिएक्शन फोर्स, और उस फोर्स के कारण
ये जो सरफेस है इसके कारण चिपक जाता है, ऐसे हिलता नहीं है, ठीक है। अब हिलता नहीं है, ठीक है, ठीक। तो देखिए अब ये जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये कैसे हमको पता चलता है कि कितना फ्रिक्शन फोर्स बन रहा है, ठीक है। देखिए इसको सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। तो ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने के बाद में इसको हम लोग म्यू बोलते हैं, और ये आर, प्रोपोर्शनल सिंबल हटाने के बाद ये म्यू डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं फ्रिक्शन के लिए। जैसे कि ये जो जूता है हमारा, ये रबड़ का है और ये स्टोन है, तो इसके बीच में क्या फ्रिक्शन बनेगा, तो ये म्यू आपके डिपेंड करता है। ये म्यू आपका ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एग्जाम्पल समझिए कि ये रबड़ का है, तो किसी अगर फिसलन वाले जगह में अपन चलेंगे तो हमको फिसलन कम होगी, हम कम फिसलेंगे। अब इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आप इसके नीचे सोल में लोहा लगा दें और फिर आप चलें फिसलाना जगह, तो आप तुरंत गिर जाएंगे, स्लिप कर जाएंगे, तो उसका बॉन्डिंग उतना मजबूत नहीं होगा या फिर बहुत ही कम होगा। अब रबड़ का यूज करेंगे तो आपका फिसलन मतलब बहुत ही कम होगा, और अच्छी क्वालिटी का यूज करेंगे तो और फिसलन कम होगा। तो डिपेंड करता है वो सब चीजें, ठीक है। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सब चीज डिपेंड करता है इस म्यू के ऊपर में, म्यू कोफिशिएंट, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है ये, कांस्टेंट, डिपेंड करता है वो कि आप किस मटेरियल के बीच में फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। अब ये फ्रिक्शन बना है, ये फ्रिक्शन की जो क्वांटिटी है ये कैसे डिसाइड होती है, तो फ्रिक्शन को, इस क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए हम इसको मोशन से रिलेट करते हैं, ठीक है, कि जो बॉडी है वो किस तरफ मोशन में जाएगा। इसको ऐसा समझिए, तो फ्रिक्शन को दो हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला आप समझिए स्टैटिक, और दूसरा होता है काइनेटिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन को समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एज्यूम करिए कि ये एक सरफेस है और इसके ऊपर में ये बॉक्स रख दिया गया है, ठीक है। अब ये बॉक्स रख दिया गया है, इस बॉक्स का वेट है जिसके कारण mg फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स पे मैं फोर्स लगा के इसको ऐसे धक्का दूं, क्या करूं, ऐसे धक्का दूं, ठीक है। जब इसको धक्का दूंगा तो फोर्स लगाऊंगा इस साइड, मैं फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, ठीक है, ठीक। अब ये सरफेस, ये जो बॉक्स है, इस सरफेस के साथ में फ्रिक्शन फोर्स, ये बॉन्डिंग बना रहा है। अब ये बॉन्डिंग जब बनाएगा तो जितना मैं ये फोर्स लगाऊंगा, ये अपने आप को ड्यू टू द इनर्शिया ये अपने आप को हिलने नहीं देना चाहेगा, क्योंकि ये तो बॉन्डिंग बना के रखा हुआ है। तो ये क्या करेगा, इसको अपोजिट में एक फोर्स लगाएगा F, और इसको S दीजिएगा। अब S का मतलब होता है स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं इसको इधर फोर्स लगा रहा हूं और ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को अपोज करेगा, करेगा, ठीक है, ठीक। तो ये Fs कितना होता है, तो ये Fs होता है म्यू एस आर के बराबर, या फिर n भी ले सकते हैं आप, इसको जो चाहे ले सकते हैं, n लीजिए या r लीजिए, दोनों ही अपनी जगह में सही है, कोई नहीं काटेगा, ठीक है, दोनों ही अपनी जगह में सही। सिर्फ आप डिनोट करना पड़ेगा कि जो n है, बहुत लोग इसको नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर होता है, और बहुत लोग इसको रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये mg के अपोजिट में रिएक्ट करता है ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुकाबले, ठीक है, मुताबिक, ठीक। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये Fs क्या होता है। Fs क्या है, इस फोर्स को रोकने के लिए अगर मैं इस पे अप्लाइड नहीं करूंगा कोई फोर्स, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज नहीं होने वाला। तो क्या मतलब है इसका, इफ F इक्वल टू 0 देन Fs इज ऑल्सो 0, क्योंकि इसको ये रोकने के लिए अपोजिट फोर्स नहीं लगाएगा क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा अप्लाइड फोर्स तो किया ही नहीं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन तभी काम करता है जब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा, ठीक है, ठीक। तो मैं थोड़ा जगह बनाता हूं। तो ये फोर्स कैसा बनता है, देखिए इसको समझिए। अगर आप इसको ग्राफ के पैटर्न में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका फ्रिक्शन फोर्स के लिए, ठीक है, F फ्रिक्शन फोर्स है ये हमारा, और इस तरफ आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं अपना वाला मोशन में जो बॉडी आ रही है उसके लिए, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले आपने फोर्स लगाना चालू किया, किया, एक पॉइंट के बाद में ये इस टाइप से कर्व बनता है और ये स्ट्रेट हो जाता है। फिर इसके बाद में इस पे जो फोर्स लगाने की बारी है वो कम होती है, जैसे कि
हम किसी भी बॉक्स को यहाँ पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन में जब आएगा तो मोशन में आने के लिए इसको बहुत फोर्स लगता है, और फिर उसके बाद जब ये एक बार मोशन में आ गया, ठीक है, तो ड्यू टू द इनर्शिया बोलिए या आप जो भी बोलना चाहते हैं, इस पे ये फ्रिक्शन जो फोर्स है वो कम लगना चालू हो जाता है, क्योंकि इसका जो कांटेक्ट है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग दूसरा फ्रिक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर में ले आते हैं, क्योंकि जब बॉडी मोशन में आती है तो उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर में लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब था इसका? तो इसका मतलब ये है, देखिए कि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, इस पोर्शन पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि इस पॉइंट तक आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। एक बार ये अपनी जगह से हिल गया तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ब्रेक हो जाते हैं, और इस पॉइंट के बाद में इसमें जो फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, ये कम लगने लग जाता है। और ये फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होता है? ये फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। कौन सा फ्रिक्शन होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब एक नया वर्ड आ गया, काइनेटिक। तो जब तक आपका ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब तक उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो उसको रोकने के लिए, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको आप समझिए क्यों जरूरी है। अब देखिए इतने सारे इसके एग्जाम्पल हैं, मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलेंगे इस जगह में भी लगता है, इस जगह में भी लगता है। तो सबसे पहले इसको आप समझिए, देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और मैंने इस पे अप्लाइड किया फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद में ये ऑब्जेक्ट मूव हो गया, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट मूव हो गया तब इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट में एफ के लगता है। ये के रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक फ्रिक्शन। फॉर्मूला सेम है, ये आपको नॉर्मल ले लीजिए, आर या एन दोनों में जो चाहे ले सकते हैं। तो एफ के क्या है? म्यू के, और उसके बाद में आर ले लीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये म्यू के अभी भी इस सरफेस के ऊपर में डिपेंड करता है। जब बॉडी मोशन में आती है तो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे भी ये जो क्या बोलते हैं बॉडी ऑफ कांटेक्ट है वो कैसा है, किस मटेरियल का है, तो ये डिपेंड करता है म्यू के ऊपर में, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जो म्यू के कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है, ये हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन के कम ही होता है। एक चीज का आप याद रखिएगा, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रोल है इसका, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मानिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो खड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट देखिए, बनाता हूं मैं, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है इस टाइप से, ठीक है, और ये हमारा सरफेस है। अब इस पे मैंने अप्लाइड किया फोर्स को। अब मान लीजिए कि अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता और मैं इस पे फोर्स को अप्लाइड करता तो क्या होता? एक बार मैंने इस पे फोर्स को जस्ट अप्लाइड किया, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता? ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चले जाता। मतलब कि एक बार मैंने फोर्स अप्लाइड किया और ये फिर कंटिन्यूसली ट्रेवल कर रहा है, ये रुकेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब मैं ये चाहता हूं कि ये ऑब्जेक्ट रुके भी, तो इसको रोकने के लिए या इसको बैलेंस करने के लिए, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं चलना चालू किया और उसका रुके नहीं पा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं मैं जमीन पे और रुके नहीं पा रहा, तो मुझे रुकना भी तो है। तो उसके लिए हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड होता है। तो एक्चुअल में जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी कितने फोर्स से आगे बढ़ेगा, कितना एक्सेलरेशन लेगा, इसको कैसे निकाला जाए? तो बहुत ही सिंपल सा है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। पर ये जो एक्चुअल में जो फोर्स है, ये बॉडी जिस फोर्स से आगे मूव करेगा, ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा? तो वो फोर्स होगा एक्चुअल फोर्स माइनस एफ के, एक्चुअल फोर्स माइनस एफ के इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला बनेगा एफ के डिवाइड बाई एम इक्वल टू ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस ऑब्जेक्ट कि ये मूव होगा इस डायरेक्शन में, इतना फोर्स हमने अप्लाइड किया, ठीक है। अब देखिए जब तक ये एफ के इससे बड़ा होगा या इससे मतलब जब तक आपका ये एफ जो है, जब तक ये एफ, ठीक है, इज लेस देन बोलिए या इक्वल टू बोलिए एफ के बराबर में,
तब तक बॉडी मोशन में नहीं आएगा, बॉडी रेस्ट में ही रहेगा। और जैसे ही एफ के इज लेस देन एफ हो जाएगा, वैसे ही बॉडी जो है वो मोशन में आ जाएगा। ठीक है, मतलब अप्लाइड फोर्स इंक्रीज हो गया है एज कंपेयर टू फ्रिक्शन फोर्स के मुकाबले। ओके है, ठीक है। तो अब बॉडी मोशन में आ गया है। अब अगर ये फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करता, मान लीजिए कि मैंने अप्लाइड फोर्स लगाना बंद कर दिया और बॉडी मोशन में ही है, तो बॉडी को रुकने के लिए भी कुछ तो फोर्स रहना चाहिए। तो ये कंटिन्यूसली इस पे अप्लाइड होता रहता है। तो मान लीजिए कि ये बॉडी कंटिन्यूसली मोशन में चल रहा था और मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो बॉडी क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ देर बाद जाकर रुक जाएगा। तो ये क्यों रुकेगा? तो इसका आंसर है कि इस पे ये एफ वाला फोर्स तो कंटिन्यूसली लग रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये माइनस एफ का फोर्स लगेगा, मतलब कि माइनस एम ए एक्सेलरेशन, मतलब कि बॉडी जो है, जो ऑब्जेक्ट है वो डी एक्सेलरेट होगा और धीरे 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 जाके ये स्टॉप हो जाएगा। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा? फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सेलरेशन चाहता हूं तो चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए, और अगर चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए तो फ्रिक्शन का होना कंपलसरी है। इसको आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्जेक्ट, ये बॉडी जो है, ये जो मूव मोशन में आ रहा है, ये एक्सेलरेट नहीं हो सकता। ठीक है, आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑब्जेक्ट को रुकना है तब भी पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि कंटिन्यूसली आप इसको फोर्स लगाए रहे हैं, मतलब एक होता है ना कि कंटिन्यूसली आप लगा रहे हैं और बॉडी जो एक्सेलरेट होगी, अब मान लीजिए कि एम ए के मुताबिक ये एक्सेलरेट हो रहा है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, तो अगर आप इसको रोकना चाहते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये मोशन में रहेगा, कंटिन्यूसली मोशन में ही रहेगा। तो इसको आप कंटिन्यूसली अप्लाइड कर रहे हैं और हर टाइम पे आपको वेलोसिटी जैसा है, अगर आपने एक कांस्टेंट फोर्स यहां पर में अप्लाइड रखा है तो आपकी जो बॉडी है वो कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने वाली है। कंटिन्यूसली आप अप्लाइड कर रहे हैं, अब आपको एक्सेलरेट करना है तो आपको फोर्स को चेंज करना पड़ेगा। फोर्स को चेंज करने तो हर बार के उतना ही चेंज करते रहेंगे नहीं ना, तो उसके लिए भी आपको फोर्स को इंक्रीज करिए, डिक्रीज करिए, तब जाके आपका ये जो एक्सेलरेशन है वो आपका वर्क में आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था ये। तो दिस इज फ्रिक्शन। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है। काइनेटिक फ्रिक्शन मोशन पे वर्क करता है, स्टैटिक फ्रिक्शन रेस्ट पोजीशन पे वर्क करता है। एडेसिव जो होता है वो दो डिसिमिलर मटेरियल पे लगता है, कोहेसिव जो रहता है वो आपका सिमिलर मटेरियल के ऊपर में फोर्स लगाता है काइनेटिक का। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था ये। इसका एक रफ डायग्राम बनता है इस टाइप से, देखिए, इसी पे मैं आपको यहां पर बना के दिखाता हूं। ये रफ डायग्राम रहता है, यहाँ फोर्स लगा, इसको आप P ले लीजिएगा, मिसकंफ्यूजन ना हो। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स लग गया, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, और इसको रोकने के लिए एक आपका नॉर्मल फोर्स लग गया। N लिखिए या फिर R लिखिए। मैं दोनों ही बुक पढ़ा हूँ, इसलिए क्या हो रहा है कि मैं N भी लिख देता हूँ और R भी लिख देता हूँ। आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बुक को यूज करिएगा आप कोई भी। ठीक है, ठीक है, तो ओके है। अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि सर्टेन एंगल पे रखा गया है, ठीक है, इस टाइप से स्लाइडिंग पे रखा गया है, तो क्या होगा उस पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, आपका स्लाइडिंग वाला जो है वो कैसे वर्क करेगा, मतलब फिसल रहा है जो, वो कैसे वर्क करेगा, और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है उस पर भी हम लोग देखते हैं। सब में जो प्रॉपर्टीज है वो एक ही टाइप से वर्क करती है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बस जो कंपोनेंट है ये फोर्स के वो अलग अलग हो जाते हैं, तो उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वैसे तो आप वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वेक्टर पढ़ाई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब कि कोई भी इंक्लाइंड प्लेन में, मान लीजिए कि ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसका एंगल थीटा है, ठीक है, इसकी एंगल को इतना रखना है हमको कि देखिए यहां पास में अगर मैं एक बॉक्स रख दूं तो ये बॉक्स ऑटोमेटिकली स्लाइड होना चालू हो जाए विदाउट एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लगा रहा हूं, तब भी ये बॉडी जो है वो मोशन में आ जाता है। अब ये बॉडी मोशन पे क्यों आएगा इसको समझिए। इस पे mg फोर्स लग रहा है ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, अब देखिए ये इस टाइप से लग रहा है,
ठीक, ये बॉक्स पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अब इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ब्रेक करने के लिए इस पे एक फोर्स लगेगा, तो ये mg ब्रेक हो जाएगा ऐसा। ये एंगल थीटा यहाँ बनता है, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम रहता है ड्यू टू द ट्रिग्नोमेट्री रूल। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रूल के अंदर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप बस इतना याद रखिएगा कि ये थीटा और ये थीटा सेम रहता है, जितना ये ऐसे टिल्ट होगा उतना ही ये भी एंगल बनेगा, सेम एंगल है। ठीक है, तो इसका कॉम्पोनेंट बनता है mg cos थीटा। तो इस r को रोकने के लिए ये mg cos थीटा तो है ही। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। अब ये बॉडी जो है वो एक्सेलरेट हो रही है, मतलब कि ये स्लाइड हो रहा है, धीरे धीरे मोशन में आ रहा है। तो किसके कारण आ रहा है? तो ड्यू टू द ग्रेविटी ही आ रहा है। तो ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट? तो ग्रेविटी का mg sin थीटा वाला कंपोनेंट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ रहा है ड्यू टू द mg sin थीटा के फोर्स के कारण। ठीक है, तो क्या होगा? तो इसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा F। ठीक है, बस इतना ही तो था एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बस हमको अब इसको वैल्यू को लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं। तो ये F इधर लग रहा है, ठीक, इसको रोकने के लिए mg sin थीटा। ओके है, ठीक है। दूसरा देखिए, रिएक्शन फोर्स R, इसको रोकने के लिए लग रहा है mg cos थीटा। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा F अपॉन R। अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये, और ये बनेगा mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। mg कैंसिल, F अपॉन R इक्वल टू tan थीटा। यही है फोर्स। तो F अपॉन R इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, F अपॉन R को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो F इक्वल टू म्यू R होता है, तो F अपॉन R इक्वल टू म्यू लिख सकता हूं। तो म्यू क्या है? म्यू इज कांस्टेंट, इन दोनों के कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट कैसे वर्क करता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये कांस्टेंट tan थीटा के ऊपर में डिपेंड होता है, और यही एंगल ऑफ रिपोज का एक छोटा सा डेरिवेशन भी कभी कभार पूछ देता है। जनरली इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल में ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है, ये कोफिशिएंट जो बन रहा है, ये किसके ऊपर डिपेंड है? ये आपका tan थीटा। tan थीटा मतलब टेंजेंट, कि इसका ये सरफेस का जो ये स्लाइड मिल रहा है, जिस डायरेक्शन में ये मोशन में जा रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ऐसे ये रोलिंग, एक रोलिंग फ्रिक्शन करके भी होता है, उस पे भी ऐसे ही ये वर्क करता है। रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? वैसे तो ये थियोरेटिकल पार्ट है। ठीक है, इसको बहुत सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, और इसको आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग और डिटेल में समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब कि एक सरफेस है जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, और ये किसी एक सरफेस के ऊपर में ऐसे खड़ा है। ठीक है, तो खड़े होने के कारण ये सरफेस का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर ये फुल्ली सर्कल फॉर्म में है तो एक पॉइंट के बराबर ही ये सिर्फ सर्कल पे टच होगा। अब जब टच होगा तो ड्यू टू दिस वेट, इसका जो वेट रहेगा ये यहाँ पास में ऐसे डैम्प बनाएगा इस टाइप से, देखिए, और जिसके कारण ये हल्का कांटेक्ट में आएगा। अब ये बॉडी मोशन में आएगा तो देखे होंगे आपने कि जब जमीन पे कोई चक्का चलता है तो वो अपना कुछ थंब बनाते हुए जाता है। ठीक है, इस टाइप से आपका निशान बनाते हुए जाएगा। तो वो क्यों निशान बनता है? इसके वेट के कारण निशान बनता है। ठीक है, अब देखिए, ये बॉडी जब मोशन में आएगा तो ये कांटेक्ट है, इसका टेंजेंट अगर ये इस साइड में मोशन में आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो इसका टेंजेंट देखिए ऐसे। तो होता क्या है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ना के बराबर है। ठीक है, होता है पर बहुत ही कम होता है। इसका कारण सिंपल सा है कि इसका ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत ही कम है, पहला बात। दूसरा बात कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख रहे हैं, इसका ये टेंजेंट अभी इस साइड में है, फिर जब ये रोल होके आगे जाएगा तो ये वाला पॉइंट आएगा, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होते जाता है, और उसके कारण इसका टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होते जाएगा। ठीक है, पहले ये डायरेक्शन इस साइड में थी, फिर ये डायरेक्शन नीचे चला गया, ये आया, इसका डायरेक्शन अब इधर जा रहा है, तो हर बार इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है, मतलब u tan थीटा हर बार चेंज होते जाता है। टेंजेंट इधर ही है बना हुआ है, ठीक है, पर हर कांटेक्ट का टेंजेंट अलग अलग। अब हर पॉइंट का कांटेक्ट का टेंजेंट अलग अलग, तो इसकी जो वैल्यू है, म्यू की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, कम होती जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन तो इसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और रिएक्शन फोर्स के ऊपर में डिपेंडेंट है। अब रिएक्शन फोर्स भी किसके ऊपर है, mg के ऊपर है, तो ये एक दूसरे को तो कैंसल आउट कर ही देता है। ठीक है,
तो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड हो गया, म्यू के ऊपर डिपेंड हो गया। म्यू किसके ऊपर डिपेंड हो गया, tan थीटा के ऊपर डिपेंड हो गया। तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होने के कारण रोलिंग का जो फ्रिक्शन है वो क्या है, कम है। अब इसका एप्लीकेशन खूब सारा लिमिटलेस है। अब इसके ऊपर आप समझ सकते हैं कि बैरिंग, देखिए इस टाइप से बैरिंग बनाया है। अब इसके कारण ये फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, ठीक है। पहले सोचा गया कि ठीक है रोलिंग है, इस पे तो फ्रिक्शन बनेगा नहीं, पर बाद में पता चला कि इस पे भी फ्रिक्शन बनता है। अब इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होने के कारण फिर भी इस पे फ्रिक्शन तो बनता है, और हम चाहते हैं किसी में इसका फ्रिक्शन को और रिड्यूस किया जाए। तो कैसे रिड्यूस करते हैं, तो कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो सरफेस है, इन दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पास में बैरिंग लगा देते हैं, ठीक है। बैरिंग आपने देखा होगा, तो बैरिंग क्या होता है, बहुत ही स्लाइडली मूव होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक लुब्रिकेंट यूज करते हैं। लुब्रिकेंट मतलब कि ग्रीस यूज कर लीजिए, ऑयल यूज कर लीजिए, इस टाइप की कोई भी चीज को आप यूज कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों पे ये वर्क करता है। या फिर दो सरफेस है उसके बीच में एयर गैप ले आइए, जैसे कि टायर और आपका जो एलॉय व्हील होता है गाड़ी का, वो तो दोनों के बीच में हम एयर भर देते हैं। तो एयर क्या करता है, दोनों को जोड़ने नहीं देता और फ्रिक्शन कम बनता है। अगर एयर कम हो जाए तो आपकी गाड़ी तुरंत बैठ जाती है ड्यू टू द वेट, ठीक है। तो अगर एयर आपके टायर में बहुत अच्छे से भरा हुआ है तो आपकी स्लाइडिंग बहुत अच्छे से होती है, तो वो फ्रिक्शन कम बनता है उससे भी, ठीक है। तो ये एक एयर वाला भी, ऐसे लिमिटलेस एप्लीकेशंस हैं। आप कोई भी थ्योरेटिकल बुक पढ़ेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत लंबा थ्योरी है रोलिंग में, लिमिटलेस एप्लीकेशंस है। आप इसको पढ़िएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कुछ आपको मिला कि नहीं मिला, ठीक है, और क्या क्या एप्लीकेशंस आपने इसके ऊपर में देखा, ठीक है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन भी ओके ही होगा आपके लिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे रहेगा, जिसमें हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फिर आने वाले समय में साइकिल वाला पढ़ेंगे, और काफी सारी चीजें हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में, ठीक है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का ये पार्ट इसको हम लोग यहीं एंड करेंगे। इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल हैं, उसको हम लोग चलिए कर लेते हैं, तो उसके कारण आपको ये सब चीजों के फ्रिक्शन के बारे में और भी अच्छे से आइडिया हो पाएगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल के तो कुछ आइडिया बनता ही नहीं है। तो कोई भी टॉपिक, अगर मैं कोई टॉपिक में न्यूमेरिकल नहीं करवाता हूं, तब भी आप किसी भी बुक से उठाइए, आपका एनसीईआरटी से उठाइए, रेफरेंस बुक से उठाइए, तो न्यूमेरिकल्स जरूर करिएगा, जिससे आपका जो विजुअलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइन ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी। मतलब कि एक ट्रेन है जो चल रही है, ठीक है, और उस ट्रेन के अंदर में एक बॉक्स रखा गया है जो कि एक स्टेशनरी पोजीशन पे है। अब गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज 0.1, मतलब कि जो म्यू दिया गया है, ठीक है, वो कितना दिया गया है, 0.1 दिया गया है, जो कि ट्रेन के सरफेस और बॉक्स के सरफेस के साथ में है, अटैचमेंट कॉन्टैक्ट है जो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स, मतलब कि मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन है जो ट्रेन का, इन विच ए बॉक्स लाइन ऑन इट्स फ्लोर रिमेन स्टेशनरी, तो कितना एक्सेलरेशन ले सकता है ट्रेन की जो बॉक्स है वो स्टेशनरी पोजीशन में ही रहे, ठीक है। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए मैक्स टू मैक्स, कि जो ऑब्जेक्ट है वो विल रिमेन स्टेशनरी पोजीशन पे ही रहे। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले फोर्स, जब ट्रेन आगे बढ़ेगा तो फोर्स लगेगा, उसका कुछ मास होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, जो बॉक्स पे भी लगेगा, ठीक है। अब बॉक्स के साथ में स्टेशनरी पोजीशन पे वो है, तो स्टेशनरी पोजीशन पे होने के कारण अगर ये हमारा बॉक्स है जो सरफेस पे है, तो इसका रिएक्शन फोर्स R हमारे mg फोर्स के बराबर रहेगा। कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ट्रेन इधर बढ़ रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में लगेगा और ये स्टेशनरी पोजीशन पे रहना चाहिए, तो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड में रहेगा, और ट्रेन इधर बढ़ रही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को ये इधर पीछे धकेलेगा, ठीक है। ये क्यों धकेलेगा, ड्यू टू द इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन विथ नॉर्मल। ये फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स है इससे छोटा ही रहता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर रहेगा, इस मोशन के बराबर में रहेगा। कौन सा, बॉडी जो एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी एक्सेलरेशन पोजीशन पे है ही, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स आपका म्यू एस रहेगा एन,
ठीक है, आप इसको एफ एस भी लिख सकते हैं। तो आप इसको इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एम ए मतलब कि एफ है, ये वाला एफ है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एम ए, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये म्यू एस है, ठीक है। देखिए अभी इक्वल टू, अब ये म्यू एस एन, एन कितना होगा, एन होगा हमारा एम जी के बराबर, ये रिएक्शन फोर्स जो है। तो देखिए ये लगेगा एम जी, एम और एम कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू म्यू एस जी। और ये ए क्या है, ए जो है वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, इससे ज़्यादा बॉडी आपका ट्रेन एक्सेलरेट नहीं करेगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन लिया म्यू ए मैक्स से, तो जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे खिसक जाएगा। ठीक है, ठीक। म्यू एस कितना है 0.15। अगर आप जी को एक नॉर्मल फॉर्म में ले तो 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी कितना एक्सेलरेट होगी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेट होगा। ठीक है, अब ये जो लेस देन वाला सिंबल है इसका मतलब ये है कि मिनिमम कितना होना चाहिए 1.5 से कम होना चाहिए, तो आप इसको म्यू एस एन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 से एक्सेलरेशन कम ही रहना चाहिए। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 1.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ही ट्रेन चल सकती है। उससे ऊपर गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी रखी गई है ट्रेन में, वो पीछे खिसक जाएगा एक्सेलरेशन पे। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक बार अगर ट्रेन एक्सेलरेट जब होती है तब हम पीछे हमको धक्का लगता है, याद रखिएगा। अगर आप किसी बस पे खड़े हैं और अगर बस जो है ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाए अचानक, तो हमको पीछे झटका लगता है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो हम आराम से खड़े रह सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस जब जब ब्रेक मारते हैं डी एक्सेलरेट होता है, तब भी हमको झटका लगता है आगे की तरफ। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए दिया तो बहुत सारे डाटा हैं पर जरूरत ज़्यादा की नहीं है। बोलता है क्वेश्चन कि ए मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रेस्ट पोजीशन पे है। द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइन अंटिल एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल टू 15 डिग्री। तो जब तक ये 15 डिग्री तक नहीं पहुंचता तब तक ये रेस्ट पोजीशन पे है विद द हॉरिजॉन्टल। द मास जस्ट बिगिन टू स्लाइड, ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन पे आ रहा है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन? तो जब ये मोशन पे आएगा तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जब तक ये मोशन पे नहीं था तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा था। अब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो पूछ रहा है बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी। कोफिशिएंट का मतलब कौन सा वैल्यू, म्यू एस की बात कर रहा है वो। ठीक है, अब म्यू एस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, बहुत ही सिंपल से देखिए, इन दोनों को आप रिलेट करेंगे तो ये एम जी, अगर आपने मेरा डेरिवेशन अभी देखा था, मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन इसका कराया था एंगल वाला, तो एफ साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एफ एस होता है, और एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एन होता है। अगर दोनों का रेशियो निकालूंगा तो ये एम जी कट जाएगा। देखिए इस टाइप से ये एम जी कट गया और इसका रेशियो म्यू आता है। ठीक है, और इन दोनों का वैल्यू आएगा टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू आया। अब एंगल दिया हुआ है 15 डिग्री, तो टेन 15 डिग्री इक्वल टू म्यू। अब टेन 15 की वैल्यू ऐसे जनरली याद नहीं रहती है, इसलिए आपको टेंजेंट का टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं, सॉरी, टेंजेंट टेबल आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एक टेंजेंट टेबल पड़ा हुआ है, ये आपका टेंजेंट का टेबल है, ये टेन का टेबल है। ठीक है, ठीक, तो देखिए इसमें ये 15 वाला वैल्यू देख रहे होंगे आप यहां पास में, गड़बड़ हो गई। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो ये 15 वाली ये जो वैल्यू देख रहे हैं इसके सामने देखिए 0.26795 वैल्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, कोफिशिएंट का वैल्यू 0.26795। इसकी जो आंसर है वो कितना है 0.26795, इसका कोफिशिएंट का वैल्यू रहेगा 15 डिग्री पे एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा कि ये जो वैल्यू है ये 15 डिग्री 0 मिनट पे ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आप टेंजेंट टेबल पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्पल में। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम। पूछ रहा है कि ये ब्लॉक और इस ट्रॉली सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज 0.04। देखिए इस पोजीशन पे
आपको एक काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग रहा है, नो डाउट यहाँ पास में, क्योंकि ये ट्रॉली यहाँ से खिसकाते हुए जा रही है। इसको बोल रहा है कि ये 0.04 है, ठीक है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा। टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, नेग्लेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग का जो मास होगा उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक पुली लगाया गया है और यहाँ पास में 3 kg का एक बॉडी मास है। ऑब्जेक्ट ले लीजिए और इस पे यहाँ पास पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना लगा रहे हैं, 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसको हम लोग दो इक्वेशन में बांटेंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए, क्योंकि इसमें दो अननोन चीज है। पहला कि जब 30 न्यूटन का फोर्स लगाए तो ये बॉडी इधर एक्सेलरेट होगी, ये एक्सेलरेशन इसका जो भी होगा सेम एक्सेलरेशन इसको यहाँ भी मिलेगा। एक दूसरा, ये टेंशन और ये टेंशन की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो हमको दोनों को अलग अलग इक्वेट करना है। सबसे पहले इस 3 kg वाले को इक्वेट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा है, अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो इसका वैल्यू आएगा 30 न्यूटन विथ 3 kg के साथ में, ठीक है, ठीक है। तो विथ 3 kg के साथ, क्योंकि ये 3 kg इसके साथ में 30 न्यूटन बना रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब ये 30 kg नीचे के साइड में, इसको रोकने के लिए टेंशन लग रहा है T ऊपर, तो देखिए इसको इससे माइनस कर दीजिए T, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं इक्वल टू T। अब देखिए 30 इधर T ऊपर, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट रुक जाना चाहिए, फिर भी ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, किस साइड में हो रहा है, डाउन साइड में एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो डाउन साइड में अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो ये किसको रोकते हुए हो रहा है, इसके टेंशन से जितना भी इसको माइनस कर देंगे उतना एक्सेलरेशन को मिलेगा, ठीक है। माइनस नहीं मतलब प्लस करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे देखिए यहाँ पास में प्लस ma, इसको इस टाइप से फॉर्म बनता है। अब आप इसको और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, देखिए 30 का न्यूटन का मास लगा, माइनस T कर दीजिएगा, टेंशन इसको ऊपर खींच रहा था, तो इसने जितना खींचना था इसने खींच लिया इसको 30 को, ठीक है। फिर भी बॉडी एक्सेलरेट हुई डाउन साइड में, तो कितना एक्सेलरेट हुआ, मास इंटू एक्सेलरेशन के हिसाब से एक्सेलरेट हुआ। मास कितना है 3 kg और ये एक्सेलरेशन, तो 30 माइनस T, ये बेस्ट रहेगा आपको समझने के लिए। फिर समझिए 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसको रोकने के लिए T लगा, फिर भी बॉडी एक्सेलरेट हो गई डाउन साइड में, ठीक है। टेंशन इसको रोकने की कोशिश किया, ये यहाँ पास में ये पड़ा हुआ है ना, ये ब्लॉक जो इसको रोकने की कोशिश करेगा 30 न्यूटन को, देखिए टेंशन ऊपर पड़ रहा है, फिर भी बॉडी एक्सेलरेट हो गई, तो इसका मतलब है कि इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। अब 30 माइनस T, ये तो कैंसिल आउट हो रहा था, फिर भी बॉडी एक्सेलरेट हुई थी, कितना एक्सेलरेट हुई, 3a के मुकाबले एक्सेलरेट हुई। 3 किस में का है, ये इसका है, इस ब्लॉक के वेट है, और ये एक्सेलरेशन mg, ठीक है। mg एक्चुअल में इसके साथ में ऐड था, फिर भी हम इसको सेपरेटली ले रहे हैं, तो आपको इसको अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं। 30 माइनस T इक्वल टू 3a, 30 न्यूटन का फोर्स लगा, T इसको रोकने के लिए किया, फिर भी इसका कुछ एक्सेलरेशन बना, वो बना 3a। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके पीछे, इसमें कैसा है, इसको देखिए बहुत सिंपल सा है। T टेंशन जो है वो Fk के बराबर है, ठीक है, ठीक है, देखिए Fk, ठीक है। अब ये Fk कितना होता है, ये होता है म्यू एस n के बराबर होता है। अब ये n कितना है, तो ये n होता है आर mg के बराबर, इतना ही होता है, ठीक है। mg कितना है, mg है हमारा 20 इंटू 20 है, और ये g है, g कितना है 10 है, तो ये बना m, मतलब कि 200। तो Fk कितना बनेगा, तो Fk आपका बनेगा यहाँ पास में, Fk कितना बनेगा, तो देखिए Fk बनेगा 0.04 इंटू 200, ठीक, इतना ही बनेगा। 4 2 जा 8 और ये 2 0, 2 पॉइंट लगा ये, तो 8 Fk फ्रिक्शन फोर्स बन गया यहाँ पास में, F का फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पास में बन के आता है, ठीक है। अब समझिए ये F फ्रिक्शन फोर्स बन गया है। अब देखिए यहां पास में जो ब्लॉक था ये, तो ये F जो है वो T को रोकने के लिए, देखो F रोक रहा है T को, फिर भी बॉडी एक्सेलरेट हो गई, किस साइड में, इस साइड में एक्सेलरेट हो गई। अब इस साइड एक्सेलरेट हो गया मतलब T बढ़ गया है, तो इसका इक्वेशन कैसा बनेगा, इसका इक्वेशन बनेगा T माइनस Fk, यही बनेगा। इसमें से जो भी वैल्यू बनेगी वो बनेगी मास इंटू एक्सेलरेशन, यही बनेगा हमारा वैल्यू,
ठीक है, बहुत सिंपल सा था। टी की वैल्यू कितनी आई? टी की वैल्यू आई है हमारी, हमको नहीं मालूम, निकालना है। एफ के कितना है? 8। एम कितना है? 20 और ए तो हमको निकालना है। तो हमारे पास में दो इक्वेशन आया, एक ये और एक ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। ये 30 माइनस टी इक्वल टू 3a और t माइनस 8 इक्वल टू 20 है। इसको अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो ये वैल्यू कैसा दिखाई देगा? माइनस टी प्लस 30 इक्वल टू 3a। ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, यही वाला, ये सेकेंड है और ये पहला वाला इक्वेशन है, यहाँ से लेके आया हूँ। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर इन दोनों का मैं एडिशन कर दूं, क्या कर दूं? एडिशन, तो t की वैल्यू कट जाएगी, ये माइनस ये प्लस में है। ठीक है, तो t माइनस 8 इक्वल टू 20a माइनस टी प्लस 30 इक्वल टू 3a। ये वैल्यू कट गई, एडिशन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए एडिशन किया हूं तो इसको भी एडिशन करना पड़ेगा। 30 माइनस 8, साइन कोई चेंज नहीं हुआ एडिशन में। 30 में से 8 गया, बचा 22 और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो बनेगा 23a। तो a की वैल्यू क्या आई? 22/23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारा निकल चुका है अब। ठीक है, तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक? तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक है 22/23। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। अब चाहें तो आप इसको ये भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी वैल्यू? t की वैल्यू भी आप आराम से निकाल सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, आप किसी में पुट कर लीजिए, मान लीजिए इसमें पुट करते हैं तो t माइनस 8 इक्वल टू 20। a की वैल्यू कितनी है? 22/23। ठीक है, ठीक है, तो t इक्वल टू 20 इंटू 22/23 माइनस की जगह यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, ठीक है, t इक्वल टू अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 44/23 प्लस एलसीएम ले लीजिएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 से 24, 4 2 पर 8 2 16 17 18, तो ये बना 18। ठीक है, तो देखिए ये बनेगा 4 8 और ये 4 12 का 2 1 ऊपर 4 1 5 और 1 6 624/23 फ्रैक्शन में लेके आ रहा हूँ तो इतना फोर्स रहेगा टेंशन। ठीक है, टी का जो वैल्यू है वो इतना रहेगा। डेसिमल पॉइंट आप निकाल लीजिएगा, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप आपको ये तीनों न्यूमेरिकल समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, ये तीनों न्यूमेरिकल आपके बुक से ही लिए गए हैं तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, सोल्यूशन को आप मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।